नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई सभी लोग बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच के अंदर 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और अब तीसरा चैप्टर हम लोगों ने वर्ब शुरू किया है, जिसके मैंने 20 क्वेश्चंस आपको पहली क्लास में करा दिए हैं। आज क्लास नंबर 2 होगी और इसमें हम आगे के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बढ़िया तरीके से आपको कल 20 क्वेश्चंस के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, रिवाइज कराई थी और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई इन क्लासेस को लेने से पहले अगर मैं कोई चैप्टर प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो एक बार पहले बढ़िया तरीके से खुद से भी रिवाइज करके आना है। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक दिन भी देता हूँ ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने चीज़ों को रिवाइज किया होगा। कल की क्लास भी आपने देखी होगी जिसमें 20 क्वेश्चंस मैंने बढ़िया तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे थे उनके साथ आपको बताए। तो अब हम लोग जो है आज की क्लास में बढ़िया तरीके से चलेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिएगा। कह रहा है ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ ही हैड नॉट सी वन बिफोर। तो कह रहा है कि वो हाथी को लगातार घूरे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उससे पहले कभी वो देखा ही ना हो। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन में आपको कहां पर कोई गलती नजर आई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी ये CHSL 2022 में पूछा गया है और इसमें गलती की अगर हम बात करें तो बहुत प्यारी सी बहुत छोटी सी गलती है। क्या गलती है जी? कल ही मैंने आपको बताया था हैज, हैव और हैड ये तीनों वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हो तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो किस में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। बट यहाँ तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। तो मेरे प्यारे साथी ये गलत हो जाएगी। सी की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? देखो पहली फॉर्म होती है सी, दूसरी फॉर्म होती है सौ और थर्ड फॉर्म होती है सी। तो ये तीन फॉर्म होती हैं। हमें कौन सी चाहिए थी भाई? हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने कौन सी लगा के दे रखी थी? ये वाली। तो गलत हो गया भाई। किस पार्ट में गलती है? फर्स्ट वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात जी? आगे चलें। चलिए 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ये भी CHSL 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कह रहा है दो यू मे नॉट बी एबल टू कॉन्क्योर आई एग्जॉर्ट यू टू फाउट ब्रेवली टू द लास्ट। तो कह रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम जीतने के योग्य हो, पर मैं चेयरअप करूंगा, एग्जॉर्ट करूंगा तुम्हें कि तुम जो है बहादुरी से लास्ट तक लड़ो। ठीक है, ये बात के लिए वो बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या? तो आपको याद होगा मैंने कल की क्लास में ही आपको एक बात बताई थी कि मॉडल वर्ब जो होती है, कोई भी मॉडल वर्ब आए तो उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आप यहाँ पे देखो लगा रखी है, यानी यहाँ तो कोई गलती नहीं है। आगे आप नोटिस करोगे तो मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, एग्जॉर्ट लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। यानी बाकी सारी जगह पे चीजें ठीक दे रखी हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इसमें कर रखी है। वो क्या है पता है? आप अच्छी तरीके से जानते हो, कल मैंने आपको बात बताई थी कि इन्फिनेटिव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, एक फुल इन्फिनेटिव होता है और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। यहां पर आपको कौन सा इन्फिनेटिव दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी इन्फिनेटिव 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है जो कि फुल इन्फिनेटिव होता है। पर मुझे आप बताओ क्या एग्जामिनर ने आपको यहां पे ये लगा के दी है? क्या एग्जामिनर ने यहाँ पे लगा के दी है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, असल में जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो फाइट होती है। क्या होती है? फाइट। और बाकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउट होती है। क्या होती है प्यारे साथी? ये आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है और ये फाइट आपकी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कौन सी चाहिए थी? तो आप कहेंगे भैया जी हमको तो इन्फिनेटिव बनाना था, तो टू के साथ में हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। यहाँ फाउट लगा रखी है जो कि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? डी वाले पार्ट में गड़बड़ है, फाइट आएगा।
क्या आएगा मेरे भाई, फाइट आएगा, फाइट, तब सही बनेगा। तो ऐसे ही देखो वर्ब से रिलेटेड जब भी गड़बड़ मिलेगी ना तो इसी टाइप की मिलेगी, या तो वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब लगाने में गड़बड़ करेगा, या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब आती है वो लगाने में गड़बड़ करेगा, या कहीं पे इन्फिनिटिव लगाने में गड़बड़ करेगा। बस यही कुछ तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वर्ब चैप्टर से। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो इसमें भी भाई गड़बड़ है। कह रहा है डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, क्या तुमने ये जो चॉकलेट केक बनाया है अभी, ये तुमने खुद से बनाया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया था, और क्वेश्चन के अंदर जस्ट मैंने अभी जो बात बताई बस उसी पे बेस्ड है। आप बताओ, क्या मैंने आपको कल की क्लास में ये बात नहीं बताई थी कि भाई डू हो गया, डिड हो गया, और आपका डज हो गया, ये तीनों की तीनों वर्ब अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती नजर आ जाएं, ये तीनों की तीनों हेल्प जो वर्ब हैं ये अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हुई नजर आ जाएं, तो इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे वो किस में लगाते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाते हैं, जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, इनके तुरंत बाद और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती, केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप जरा मुझे ऊपर देख के बताओ, क्या ऐसा किया गया है, क्या लगाई गई है यहाँ पे। आप देखो डिड के साथ में मैंने क्या कहा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या लगा रखी है, थर्ड फॉर्म लगा रखी है बेक्ड। तो गलत हो गया भाई, यहीं पर ये छोटी सी गलती है। तो किस पार्ट में आंसर है, बी पार्ट में। क्या आएगी भाई, बेक आएगी, क्या आएगी, बेक आएगी, बेक। ठीक है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब भाई इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं तो क्या ही किया जाए। एक्सप्लेनेशन जिस क्वेश्चन में होगी उसमें आपको जरूर दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के बताओ, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, कल की क्लास में भी बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है, उसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसीलिए उसे क्या किया गया, पनिश किया गया। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो स्कूल के लिए लेट हुआ है तो उसे पनिश किया जाएगा, तो वो खुद से तो पनिश नहीं होगा, उसे किसी के द्वारा ही पनिश किया जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन कैसे करके इसको मैनेज करेंगे आप, ये मुझे बताइएगा, क्या इसमें कोई गड़बड़ है, ये बताइए पहले। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन वर्ब चैप्टर का है ही नहीं, ये कंजंक्शन का है, आप जानते हैं ये वर्ब चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई, ये कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये एंड कंजंक्शन का क्या मतलब है भाई, वो स्कूल के लिए लेट हो गया और उसे पनिश किया गया, कोई लॉजिक बन रहा है क्या, यहां कारण परिणाम वाली स्टेटमेंट बनती हुई नजर आ रही है। तो कंजंक्शन का एरर है, फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, क्योंकि हम कंजंक्शन के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्ब चैप्टर के कर रहे हैं। कराने के लिए मैं करा सकता हूं, बट लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। यही सेम क्वेश्चन आपका, यही सेम क्वेश्चन कंजंक्शन की जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां मैं आपको इसका पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या सारी चीजें हैं। फिलहाल अभी के लिए अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, ठीक है भाई। आ जाओ, इसका आंसर बताओ, ये है क्वेश्चन नंबर 25, सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग द हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। अब क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुलिसमैन ने बहुत सारे, यानी जो पुलिस वाला व्यक्ति था उसने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जान रहा था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर हम बात करें तो गड़बड़ किस वाले पार्ट में आपको नजर आ रही है, तो आप कहेंगे भैया जी देखो, द पुलिसमैन आस्क्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैनी पीपल, ठीक है भाई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, बट कंजंक्शन है, नो वन एक तरीके से कंपाउंड प्रोनाउन जैसा काम कर रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे वॉज आपका, क्योंकि कंपाउंड प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही काम करते हैं, तो वॉज वर्ब आएगी। नोइंग, देखो आपको याद होगा स्टेटिव वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था, स्टेटिव वर्ब, और हमने आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब की एक खास बात होती है
कि स्टेटिव वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं लिखी जाती जब तक वो अपने एक्चुअल मीनिंग में काम कर रही हो। अगर वो डिफरेंट मीनिंग में काम कर रही होती हैं तो अपने आप में उनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में लिख लेते हैं। लेकिन अगर वो एक्चुअल में अपना एक्चुअल सेंस रख रही हैं तब उस सेंस में उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे कई बार स्टेटिव वर्ब को ये मान के चल लेते हैं, वो रट लेते हैं इस चीज को कि स्टेटिव वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएट करने के लिए ये बात आपको बताई जाती है कि भाई जब स्टेटिव वर्ब अपने एक्चुअल मीनिंग में हो तब उसके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट मीनिंग में यूज हो रही है तो उसके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बढ़िया चीज है। फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें, ये जो वर्ब आपको दे रखी है नो, ये स्टेट बताने वाली वर्ब है। और अगर ये स्टेट बताने वाली वर्ब है तो मेरे प्यारे साथी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर ये अपना एक्चुअल सेंस दे रही है। एक्चुअल सेंस दे रही है मतलब अब हम इसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। तो हमें यहां पे बोलना था नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपन। कोई नहीं जानता था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे साथी वॉज नोइंग गलत हो जाएगा, यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, ये रही गड़बड़। वॉज नोइंग नहीं होगा, केवल हम बोलेंगे न्यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई, ये लगाएंगे, काम हमारा ठीक हो जाएगा। यानी ए पार्ट में क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, करिए जरा इसका आंसर क्या होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ो जरा। कह रहा है यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। भाई तुम्हें मेरी एक तरीके से क्वेरी यानी मेरे क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था जल्द ही। अब बताइएगा जरा इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है। तो आप नॉर्मल चेक करो, आप देखो यू सब्जेक्ट दे रखा है, शुड मॉडल वर्ब है। मैंने कहा था मॉडल वर्ब कभी भी आएगी तो उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हैव लगा रखी है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये भी किसके अंदर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है ये। ठीक है भाई, तो यू शुड ये ठीक है। अब बाकी तो आप जानते ही हो। अब यहां पर 3 वर्ब दे रखी हैं, तो ये हैव वर्ब जो है इस शुड के लिए तो ये मेन वर्ब की तरीके से काम कर रही है, लेकिन रिस्पॉन्ड के लिए ये किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, बढ़िया तरीके से मैंने बताया हुआ है, हैज हैव हैड के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो मेरे प्यारे साथी रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी क्वेश्चन पे उत्तर देना, यानी किसी चीज का जवाब देना, किसी पर प्रतिक्रिया दिखाना। तो मेरे प्यारे साथी रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये जो आपको लगा के दे रखी है ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन क्या हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकती भैया जी, हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, यहां पे रिस्पॉन्डेड आएगा। क्या आएगा, रिस्पॉन्डेड। ठीक है, रिस्पॉन्डेड आएगा। तो कहां पर गड़बड़ है भाई, ये रही डी पार्ट में गड़बड़, डी पार्ट में आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर करो। ये भी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से। कह रहा है सेल बी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ये क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने, आपको याद होगा, मैंने वहां आपको बताया था कि भाई प्रेपो के बाद में आप जानते हैं कि प्रेपो का क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो नाउन में अगर हम बात करें तो नाउन भी 2-3 तरीके से होता है। जैसे नाउन का काम करने के लिए हम इन्फिनेटिव को भी ले आते हैं, ये 2+ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला इन्फिनेटिव होता है, ये भी तो नाउन की तरह ही काम करता है। और एक आपका होता है वर्बल नाउन, वर्बल नाउन जिसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो ये जो वर्बल नाउन होता है जिसे हम जीरंड कहते हैं, ये क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो ये चीजें भी नाउन का काम करती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको कहीं पर नाउन की जरूरत है और उस चीज का एक्चुअल नाउन ज्यादा बढ़िया सेंस अगर बाहर रख रहा है तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो आपको ये नाउन की तरह काम करने वाली चीजें लगा के देगा ना, वो नहीं मानेंगे, वो गलत हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो वॉक वर्ड होता है आपका, ये आपका नाउन की तरह भी काम करता है और ये आपका वर्ब की तरह भी काम करता है। तो मेरे प्यारे साथी, जब हमारा ये वर्ड अपने आप में ही नाउन का काम कर सकता है तो मुझे फॉर प्रेपोजिशन
कंडीशन के बाद जीरंड फॉर्म में इसको बनाने की क्या जरूरत है? क्या बात गलत नहीं हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वॉकिंग आपका नाउन होता नहीं है, वो जीरंड फॉर्म में नाउन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि भाई आप इसको यूज तब करेंगे जब आपको नॉर्मली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आपको प्रेपो के रूप में चाहिए, तो आप एक्चुअल नाउन को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। फॉर अ वॉक क्या बोलेंगे यहाँ पे? फॉर वॉकिंग नहीं बोलेंगे, फॉर अ वॉक बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, ये चीज है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, वॉकिंग नहीं होगा भाई, यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कल भी क्वेश्चन आया था हमारे सामने, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का मतलब है नहीं, क्योंकि कल भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। बढ़िया क्वेश्चन है, करो आंसर। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। मतलब माफी मांगने से पहले ही उसने क्या कर दिया था? पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। मतलब माफी बाद में मांगी और पोस्ट से रिजाइन पहले किया। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब दो काम पास्ट में होते हैं, जब दो काम पास्ट में होते हैं तो उनका ना एक अपना टाइम होता है। एक क्या होता है? एक पास्ट में हुआ होगा और एक घटना उससे भी पहले हुई होगी। तो एक जो बाद में काम हुआ होता है उसको पास्ट के इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो पास्ट में सबसे पहले काम हुआ होता है उसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, जिसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथी? पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट कहा जाता है उसको। तो आप देखो यहाँ पे ये काम पहले हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखने का प्रयास किया है, और ये बिफोर के साथ में ये वाला काम बाद में हुआ है, क्योंकि इससे पहले हुआ ना ये वाला काम इधर वाला। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट ही रखा हुआ है। तो टेंस की चीजें हम चेक नहीं करेंगे, वो टेंस चैप्टर में आएंगी चीजें, ये तब वहां देखेंगे। फिलहाल आपको बस बेसिक सी बात इतनी चेक करनी थी कि भाई हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, यहां फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, बस यही गलती है। रिजाइन फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें रिजाइंड चाहिए, तो यहां पे रिजाइन ये होगा यहां पे आंसर। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या लगा रखा था? फर्स्ट फॉर्म लगा रखी थी हैड के बाद, आएगी क्या? गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये फेज 11 में पूछा गया था 2022 में। अब तो आप जानते हो 2025 में कौन सा होगा। देखो ये 11, ये 9 है, फेज 9 है, फेज 10 हुआ था, फिर फेज 11, फिर फेज 12। ठीक है, अब यहां पे मेरे ख्याल से फेज 13 होगा इस बार। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही डिड नॉट फॉरगोट टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। तो भाई वो नहीं भूला, कंसल्ट का मतलब होता है बातचीत करना अपने पेरेंट्स से, बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर, अपनी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले। तो मेरे प्यारे साथी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप इस बिफोर को यहां कंजंक्शन मान के चल रहे हैं तो ये आपकी भूल हो जाएगी। ये यहां कंजंक्शन नहीं है, ये यहां पर प्रेपो है, और ये एक्सेप्टिंग उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्टिंग व्हाट मेरे प्यारे साथी? द जॉब ऑफर। जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा फिर ये एक्सेप्टिंग क्या है भैया? तो ये आपको ये बता दूं, क्या आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर आ रहा है? और आप मुझे बताओ, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ये प्रेपो दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या बना? प्रेपो का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर यहां नाउन का काम कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, पीछे मैंने आपको बता रखा है क्या कहलाएगी, बताओ ये। ठीक है, बाकी गड़बड़ तो इस क्वेश्चन में बहुत छोटी सी है, बच्चों वाली। अभी पीछे बताया था ना, डू हो गया, डज हो गया, और आपका डिड हो गया। इनके बाद अगर कभी भी मेन वर्ब लगानी होती है तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। भाई ये चीजें इसीलिए बार बार बोल के बता रहा हूं, क्योंकि यही गलतियां पूछता रहता है वर्ब चैप्टर से, कोई ज्यादा टफ एरर नहीं बनाता यहां से। तो यहाँ पे किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? ये देखो फॉरगॉट कर रखा है। क्या बताई थी फॉर्म इसकी? फॉर्म से याद होनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी फॉरगेट फॉरगोट सेकंड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉटन होती है, ऐसे करके ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे आई हैव नॉट सॉ योर सिस्टर सिंस सी केम टू दिस सिटी। अब क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो भाई आई के हिसाब से बेस फॉर्म आनी चाहिए, हैव लगा रखी है। अगर एग्जामिनर हैज करके देता तो गलत हो जाता।
फिर उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो नॉट नेगेटिव एडवर्ब है, उसके बाद सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, और इससे ज़्यादा आगे हमें बढ़ना भी नहीं है क्योंकि यहीं पर गलती कर दी। गलती क्या कर दी भाई? गलती ये कर दी कि यहाँ पे हैव है, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। पीछे कितनी बार बता चुका हूँ कि हैज़, हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, हैज़, हैव, हैड अगर दे रखे होंगे और इनके बाद आपको कोई मेन वर्ब लगानी होगी तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी। अब मेरे प्यारे साथी, सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसका मतलब होता है देखना। तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो सी की कौन कौन सी फॉर्म होती है भाई? देखो, सी की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सेकंड फॉर्म सॉ होती है और थर्ड फॉर्म सीन होती है। हमें कौन सी चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। एग्जामिनर ने कौन से लगा के दी? ये। कल को ये भी लगा के दे सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है किससे कौन सा क्वेश्चन बना दे वो। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से कर दोगे, ध्यान से पढ़ना। कह रहे आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमेन वॉज रिलेक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए, क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो कह रहा है आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग। ठीक है भाई, इंक्लूड करने की बात हो रही है बोथ। बोथ में आप अगर नोटिस करोगे तो द मदर एंड द चाइल्ड, तो मदर और चाइल्ड को इंक्लूड करने की बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे देखोगे कह रहा है बट द वुमेन वॉज रिलेक्टेंट टू हैव इट्स पिक्चर टेक। लेकिन जो वुमेन थी वो क्या थी? अनिच्छुक थी अपनी पिक्चर लेने के लिए। मतलब उसकी जो पिक्चर्स थी उनको लेने के लिए वो क्या थी? अनिच्छुक थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पिक्चर्स ली जाएं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है? जरा मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ आपको नजर आ रही है? तो आप नोटिस करेंगे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मल नॉर्मल चीजें दे रखी हैं। आई के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, इनिशियल एडवर्ब लगा रखी है, ऑफ प्रेपो है, इंक्लूडिंग ये आपका यहाँ पे एक तरीके से क्या इंक्लूड वर्ब होती है, लेकिन इंक्लूडिंग बोल रखा है तो ये जीरंड फॉर्म में उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है भाई, बोथ आपका एक ऐसा तरीके से एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे देखो, बोथ किसकी बात कर रहा है? द मदर एंड द चाइल्ड। तो यहाँ पे बोथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और दोनों को ऐड कर रहा है इनको। तो एंड कंजंक्शन के बाद इन दोनों चीजों को क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है। उसके बाद देखो बट कंजंक्शन लगाया, फिर द वुमेन वॉज रिलेक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इतना पार्ट तो अलग हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां से एक नई क्लाउज शुरू हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाली क्लाउज में जो भी चीजें आएंगी वो चलेंगी। तो मेरे प्यारे साथी, रिलेक्टेंट कौन था अपनी पिक्चर्स लेने के लिए? ये वुमन। तो वुमन के हिसाब से जो यहां पोजीशन आएगी वो मेरे प्यारे साथी देयर नहीं आएगी। क्या आएगी? इट्स आएगी। क्या आएगी? इट्स पोजीशन आएगी। यहां पे जो गड़बड़ है वो पोजीशन की ही है। ठीक है भाई, इसमें कुछ चीज छूट रही है शायद, देखिए एक बार जरा ध्यान से। ये भी तो है इसमें, यहां तक तो देख लिया, लेकिन ये तो रह ही गया वर्ड भाई, ये भी तो है इसके अंदर। तभी तो मैं कहूँ कि यहाँ पे ये देयर ठीक है भाई। देयर इसलिए ठीक है क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो दोनों की पिक्चर वो नहीं चाहती थी कि ली जाए, तो इस वजह से यहाँ पे देयर ये ठीक है, पोजीशन यहाँ पे ठीक दे रखी है। लेकिन जो गड़बड़ पता है असली कहाँ पे दे रखी है? गड़बड़ यहाँ पे जो दे रखी है वो ये दे रखी है, ये जो इन्फिनेटिव यूज किया गया है वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है एक प्रकार से। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है परफेक्ट इन्फिनेटिव के अंदर, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट आप नोटिस करो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टू आपको नजर आ रहा है, यहाँ हैव भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो टेक कर दिया भाई। लेकिन हैव के बाद तो हमने अभी क्या बताया था? थर्ड फॉर्म आती है, तो ये टेक कैसे आ गया भाई? टेकन होगा। थर्ड फॉर्म चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो हम कहें कि यार वो फील नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो वो हमने इसको इट्स कर रहे थे, वो गलत हो जाएगा भाई, वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में क्या है? आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में मेरे भाई आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ल्यूसी वॉज अनॉयड टू डिस्कवर दैट हर हस्बैंड हैड टेकिंग हर
कार कीज। तो भाई ल्यूसी जो थी वो नाराज हो गई जब उसे पता चला कि उसका पति जो है वो कार की कीज ले गया है, मतलब जो कार की चाबी है वो ले गया है। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको अभी मैंने नहीं बताया था कि हैज, हैव, हैड इन तीनों के बाद में क्या आता है? तो जो इनके बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे वो हमेशा किस में होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। अगर कोई और लगा रखी होगी तो भाई वो गलत हो जाएगी, कोई भी और लगा रखी होगी तो वो गलत हो जाएगी, चाहे भले ही वो आप सेकंड फॉर्म लगा दें, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म लगा दें या आईएनजी वाली लगा दें, वो सारी गलत हो जाएंगी। तो आप नोटिस करके जरा मुझे देख के बताओ क्या ऐसा ही यहाँ पे किया गया है? भाई यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो हैड के बाद में क्या कर रखा है, हैड के बाद में यहाँ पे आप देखो, हैड के बाद में यहां लगा रखी है आईएनजी वाली फॉर्म, बट मैंने क्या कहा, वो भी गलत हो जाएगी भाई। तो टेकिंग नहीं आएगा, टेकन आएगा। क्या आएगा? टेकन आएगा। ठीक है भाई, ये गलती है यहाँ पे। तो किस पार्ट में गड़बड़ दे रखी है? डी पार्ट में। डी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे वॉज अनॉइड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म के बाद आप किसी भी कीमत पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते और सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो बाकी कौन कौन सी लगा सकते हैं भाई? ये दोनों तो नहीं लगा सकते, लेकिन बी की फॉर्म के बाद अगर आपको वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है तो आप या तो थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं या मेरे प्यारे साथी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखाने के लिए आता है, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये कौन सी सेंस बन जाती है प्यारे साथी? पैसिव सेंस बन जाती है। कैसी सेंस बन जाती है? पैसिव सेंस। तो ये सारा का सारा मैं आपको चैप्टर्स में भी पढ़ा चुका हूं और क्वेश्चन भी करा चुका हूं इनके। तो फिलहाल यहां पर चीजें ठीक दे रखी थी, बस यहां गड़बड़ दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है आई हैव रिसीव परहैप्स 4 और 5 सच रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टिपिकल वीक। तो मेरे प्यारे साथी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन में जैसे ही आप देखेंगे आई के साथ बेस फॉर्म आनी चाहिए, हैव दे रखी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, नहीं दे रखी, फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। तो भाई यही गड़बड़ है, इससे आगे मत बढ़ो, रिसीव नहीं होगा, रिसीव्ड होगा। ठीक है भाई, रिसीव्ड होगा। कहां पर गड़बड़ है भाई? ये रही गड़बड़, डी ऑप्शन। इससे ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, यहीं पे गलती है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है सी डिडंट न्यू दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क। वो नहीं जानती थी कि मैं कुछ काम के लिए बाहर हूं। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो आप देखो, सी के लिए डिडंट लगा रखा है, तो भाई आपको मैंने बताया था डिड एक ऐसी वर्ब होती है जब आप इसे लगाएंगे तो ये पास्ट को दिखा रही होगी, और पास्ट को दिखाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ में सब्जेक्ट जो होगा आपका, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसके साथ में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इसके साथ ही भी लगा सकते हैं तब भी चलेगा, दे भी लगा सकते हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ आ जाता है ये। तो आप मुझे बताओ, सी के साथ डिड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं डू, डिड और आपका डज, ये तीनों जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी और इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो भाई साहब आपकी किस में होगी? बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी। तो मेरे प्यारे साथी यहां तो आपने न्यू लगा दिया, और न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है भाई। वर्ब की फॉर्म्स तो याद करनी पड़ेंगी दोस्त, वरना क्वेश्चन वर्ब चैप्टर के नहीं बनेंगे, वरना गड़बड़ कर दोगे। तो नो आपका आंसर बनेगा यहां पे। कहां गड़बड़ है भाई? ये रही डी पार्ट में। ठीक है, आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो याद करनी पड़ेंगी। उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो रेगुलर वर्ब्स और एक मेरे प्यारे साथी इरेगुलर वर्ब्स। दो कैटेगरी में इनको बांटा जाता है। आप आराम से याद कर लेंगे, रेगुलर वाली वर्ब्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको पता है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो ईडी ईडी लगा के बन जाती हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में आप फंस जाओगे। इसमें दो कैटेगरी बनती हैं, एक तो सेम फॉर्म्स वाली और एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स वाली। तो मैंने सारी की सारी कैटेगराइज करके बता दी थी आपको, ताकि आप उनको याद रख पाएं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 है, सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे आई फाइंड दैट
आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे बता रहा है आई फाइंड, मैं पाता हूं, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली डेज, यानी मैं ये पाता हूं, मैंने ये पाया कि भाई मैं अपने आप को ना इन दिनों कुछ ज्यादा ही थका ले रहा हूं, बहुत आसानी से मैं थक जाता हूं, कुछ ऐसा मैंने पाया। तो मेरे प्यारे साथी क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ आपको नजर आ रही है? देखो दीज डेज का मतलब है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फाइंड का फाउंड करने की अगर आप सोच रहे हो तो मेरे प्यारे साथी बात गलत हो जाएगी। टेंस चेंज करने की नहीं सोचनी है। बाकी आप ऐसे भी रेफरेंस ले सकते हो कि भाई अगर बात इस तरफ मैंने पास्ट में कर भी दी तो मामला तो इधर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गेट वर्ब प्रेजेंट को डिनोट कर रही है। ये गेट वर्ब यहां किसको डिनोट कर रही है? प्रेजेंट को डिनोट कर रही है। तो इसका मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट में करने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, गलती इसके अंदर ये है मैं खुद को थका देता हूं या मुझे खुद को थकावट महसूस होती है, मुझे थकावट महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने जबरदस्ती में लगा रखा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो गेट वर्ब है इसके लिए जो आपने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रखा है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे साथी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो आपने माई सेल्फ लगा रखा है इसको हटा दो भाई, इसकी जगह पे आप किसे लगा दो? कुछ मत लगाओ, केवल डायरेक्ट ऐसे ही बोलो आई गेट टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत लगा रखा है बस। सी पार्ट में क्या है आपका आंसर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से इसका आंसर करेंगे। और ये चीज़ें मैं आप ये मान के चलिए अब तक क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और इतनी बार ये बात आ चुकी है कि कुछ पूछो मत, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम? तो आप इस क्वेश्चन में देखते ही पता कर लोगे भैया जी, यू के साथ आप जानते हो कि हमें बेस फॉर्म लगानी होती है। हालांकि यू आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम कर लेता है, लेकिन यू के साथ में हमें लगानी हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। तो हमने हैव लगा दी, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही हैव लगाई तो इसके बाद अगर आपको दूसरी वर्ब लगाने की जरूरत पड़ती है जो कि मेन वर्ब होती है, तो वो आपकी कौन सी फॉर्म में आती है? थर्ड फॉर्म में। लेकिन आप मुझे देखकर बताओ क्या ये थर्ड फॉर्म है? तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर जो ये लगा रखी है ये थर्ड फॉर्म नहीं है। स्पोक मेरे भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये तो नहीं आएगी। हमें कौन सी चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां बी पार्ट में गड़बड़ हो गया, स्पोक नहीं होगा। क्या होगा भाई? देखो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी स्पीक, फर्स्ट फॉर्म स्पीक होती है, सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है? स्पोक होती है, और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है? स्पोकन होती है। हमें कौन सी चाहिए मेरे प्यारे साथी? थर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया है। फिलहाल बी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो एक तरीके से आपको दे रखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करोगे ना तो ये सुपरफ्लुअस का भी क्वेश्चन है। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रिसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को बताना, यानी कि वचन वगैरह देना, प्रवचन वगैरह देना, वो होता है। और एक प्रिसीड होता है, प्रिसीड वर्ड का मतलब होता है कि आपका नाम बोला जाएगा, आपका नाम पुकारना, वो भी किसी के नाम से पहले। तो मेरे प्यारे साथी ये जो प्रिसीड वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है किसी का नाम पहले बुलाना, या किसी को कोई चीज पहले बुलाना, किसी को पहले बुलाना, तो वो प्रिसीड करना होता है। अब इसके साथ में आप यहां पे देखो, योर नेम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। प्रीसीड्स यानी वर्ब SEIS वाली फॉर्म में दे रखी है, मतलब अपने आप में वर्ब कैसी दे रखी है? सिंगुलर दे रखी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ बस इसके अंदर इतनी दे रखी है कि ये जो बिफोर प्रेपोजिशन लगा रखी है ना भाई, ये जबरदस्ती की बात है, इसका कोई काम नहीं है। ये केवल सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना रही है। इसका मतलब ही है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले है लिस्ट में, ठीक है ना। तो यहां पे बिफोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिडेंडेंट है यहां पे जरूरत से ज्यादा। तो यहां पे इसको खत्म कर देंगे, यानी डी पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा।
डी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर एक चीज और यहाँ पे आप मुझे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर भी मैं आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो माइन है ये क्यों आया और ये है क्या, बता दीजिए का कमेंट करके। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि मेरे प्यारे साथी वीडियो को पॉज करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो माइन है ना, ये आप जानते हो कि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो बराबर होता है किसके, पजेसिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव और प्लस में नाउन के, इसी के तो बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पे ये बताओ, ये माइन जो है वो क्यों आया, वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे नेम वर्ड ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर यहाँ पे मैंने माई नेम लिख दिया, बिफोर माई नेम इन द लिस्ट या प्रिसाइड्स माई नेम इन द लिस्ट, ऐसे लिख दिया मैंने, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ ये जो नेम वर्ड हैं ये आपस में रिपीट हो जाएंगे, और रिपीट हो जाएंगे मतलब नाउन की रिपीटेशन, और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हम क्या लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन लगाते हैं जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे किसी में मान लो स्टेटमेंट में राम का नाम आ गया और उसमें आगे हमें राम के बारे में और भी बातचीत करनी है, तो दोबारा से राम थोड़ी ना यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे ही। तो इसी प्रकार से चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे अगर मैं माई नेम लिख के दे देता तो वो भी बात गलत हो जाती, यहाँ माइन लिखा हुआ है जो कि एकदम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है। बहुत अच्छे से बताई हुई हैं सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, लेकिन इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कुछ पूछो मत। देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो ढूंढो, तो आप देखोगे दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका सब्जेक्ट यहाँ कैसा है, तो आप कहेंगे भैया जी यहाँ पे दिस हमारा एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेटर्मिनर आप मान लो। रिनाउंड आपका नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में, और यूनिवर्सिटी आपका जो दे रखा है वो नाउन दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथी जो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा वो तो ये नाउन करेगा ना केवल, तो ये नाउन आपका कैसा दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो सिंगुलर दे रखा है। और अगर ये सिंगुलर दे रखा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार क्या बात होती है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जरा मुझे देखकर बताइए क्या ऐसा यहां पर किया गया है, जरा देखकर मुझे बताइए क्या ऐसा यहाँ पे किया गया है। ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो भैया इसके हिसाब से वर्ब यहाँ प्लूरल कैसे लगा दी। अब आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता कि वर्ब प्लूरल है, अरे बताए थे ना कि वर्ब अगर नॉर्मल लिखी हुई है तो वो प्लूरल होती है, और अगर वर्ब में एस या फिर ईएस लगा दिया तो वो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ये बात बताई है या नहीं आपको, बताओ जरा। तो आप कहेंगे भैया बहुत अच्छे से बताइए। तो मेरे प्यारे साथी ये प्लूरल वर्ब लगा रखी है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिंगुलर चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आंसर किस पार्ट में हो गया, ये वाले पार्ट में। प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइड्स होगा। तो इसमें प्रोवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स, ये होगा। ठीक है भाई, ए पार्ट में आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हमारा आज का सेशन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। तो भाई वो मेरी मदद करने में नाकाम रहा, यानी अनेबल है, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी, वो पैसे अरेंज करने में यानी पैसे की व्यवस्था करने में क्या रहा, फेल रहा, असफल रहा। तो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस के लायक भी है। क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो
इस क्वेश्चन को जब बच्चा नॉर्मली चेक करने जाएगा और वो स्ट्रक्चर वाली चीजें चेक करेगा, उसको कोई गलती नहीं दिखेगी। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वॉज दे रखा है। वॉज के बाद आप जानते हो हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम करने लगती है। बी की फॉर्म्स अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हो तो वहां पे ये जो ही के बाद में जो ये वर्ड लगाते हैं हम, ये उसकी विशेषता बताता है। तो अनेबल जो है वो इस ही के बारे में विशेषता बता रहा है, यानी प्रेडिकेटिव वे में एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो अनेबल भी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद टू हेल्प, अनेबल, अनेबल क्या करने में अनेबल है, यानी हमें यहाँ इन्फिनिटिव चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी टू इन्फिनिटिव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तब फुल इन्फिनिटिव बनेगा। लगा रखा है जी, बिल्कुल लगा रखा है। अब इस इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट दे रखा है टू हेल्प, किसकी हेल्प करने में अनेबल है, मेरी, तो इस हेल्प के लिए इस इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखो, बिकॉज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक नई क्लास शुरू हो रही है जिसमें ही सब्जेक्ट है और हैड आपकी एक ऐसी वर्ब होती है, देखो हैड का भी सेम है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे मैंने आपको डू और डज में बताया था, वैसे ही मैं यहां पे भी बता रहा हूं। आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट लगाना, यानी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब या आप मेन वर्ब, जो भी जिस भी चीज का वो काम कर रही हूं, आप उनको देख के कैसे सब्जेक्ट लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको कभी भी अगर ये नजर आ जाए, यानी कि आपको हैज नजर आ जाए, तो आप इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर आपको हैव नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, हैव, तो इसके साथ आप कैसा सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे। कैसा सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लूरल। अच्छा, अगर आपको हैड नजर आ जाए तो याद रखना हैड जो होता है ना, वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का काम करता है। तो इसके साथ में कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों ही लगा सकते हैं, यानी आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं और आप प्लूरल भी लगा सकते हैं। हैड के साथ दोनों आ जाएंगे, लेकिन हैज और हैव का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी में अगर मैं और चीजें ऐड ऑन करूं तो मेरे प्यारे साथी कुछ और प्यारी प्यारी चीजें भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी देखिएगा आप, ठीक है, अभी 1 मिनट दीजिए बस मुझे, ये इरेज कर लूं मैं कुछ चीजें और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो और भी चीजें होती हैं, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आपका और भी होता है वर्ब से रिलेटेड। आपको डू और डज का ध्यान रखना होगा। डू होता है, आपका डज होता है, और मेरे प्यारे साथी डिड होता है। तो आपको याद रखना है, ये जो डू होती है ना, ये बेस फॉर्म होती है। तो सबसे पहली बात, आप आई के साथ भी इसी को लगाएंगे, ठीक है। आप मेरे प्यारे साथी यू के साथ भी हमेशा इसी को लगाएंगे, और बाकी जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ भी आपको डू को लगाना होता है। सेम ऐसा ही वो हैव वाले केस में भी होगा। आई और यू के साथ में आपको हैव ही लगाना होगा, आप कभी भी हैज नहीं लगाएंगे। यहां मैं लिख भी देता हूं क्योंकि आपको लिखी हुई बातें थोड़ी ज्यादा ध्यान रहती हैं। तो आई और यू के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे प्यारे साथी, हैव लगाएंगे, कभी भी आपको वर्ब की जरूरत होगी। अगर एग्जामिनर हैज लगा के दे देगा तो बात गलत हो जाएगी। अगर हैज लगा के दे देगा तो बात गलत हो जाएगी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अगर हैज लगा के देगा तो बात गलत हो जाएगी, हमेशा हैव लगाना होगा। अच्छा, अब यहां पे ये चीज समझो, अगर आपको डज लगाना है तो याद रखना डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। और आपका डिड जो है, इसकी खास बात होती है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में भी काम करता है, यानी पास्ट को दिखाने का काम करता है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर लगाइए, चाहे मेरे प्यारे साथी प्लूरल लगाइए, ये दोनों को ही साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको और हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अब देखो और भी, देखो और भी होती हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं तो इज होती है, ऐसी अगर मैं बात करूं तो आर होती है, ऐसी अगर मैं बात करूं तो एम होती है, ऐसी अगर मैं बात करूं तो वॉज होती है, और ऐसे ही अगर एक और लिखूं मैं तो मेरे प्यारे साथी वर भी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके साथ में आपको कैसे क्या करना है, ये सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से इनको देखिएगा। ये भी सारी की सारी जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हो या मेन वर्ब का काम कर रही हो तो आपको याद रखना है, इनके साथ में भी आप पता है क्या करेंगे, आप इनके साथ में भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट आना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब आपकी इज वर्ब दे रखी हो तो इसको आप तब लगाएंगे जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट
दे रखा हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा। और आपका याद रखना आई यू जो हो गया यू, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, हमेशा आर लगाएंगे। और मेरे प्यारे साथी बाकी जो बचे हुए आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए उनके साथ भी आप क्या लगाएंगे, हमेशा यू लगाए आर लगाएंगे। आर जो होगा वो यू के साथ फिक्स है और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ। एम स्पेशली आप जानते हैं किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, बात खत्म। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, आर आपका यू के साथ आएगा और कोई अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा। अच्छा, अब पास्ट में आ जाओ। पास्ट में बस सिंपल सी बात याद रखनी है, जो वॉज होता है ये आपका मेरे प्यारे साथी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और जो आपका ये बर होता है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। लेकिन एक छोटा भाई यहां गड़बड़ करेगा, वो कौन है? देखो, आप याद रखना बर जो होता है ये यू के साथ तो हमेशा ही आएगा, यू के साथ तो ये फिक्स है, आपको इसी को लगाना है। लेकिन आई जो है उसके साथ दोनों चीजें आ जाती हैं, तो मेरे भाई उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आई के साथ दोनों आ जाते हैं, आई के साथ वॉज भी आता है, आई के साथ बर भी आता है, दोनों ही सही माने जाते हैं, दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही। लेकिन कब कौन सा सही होगा वो समझ लो। देखो, वॉज आप तब लगाएंगे जब आपको नॉर्मल सेंस में बात करनी होगी, जब आप नॉर्मली किसी पास्ट की बात कर रहे होगे, कोई नॉर्मल पास्ट में कोई बात बोल रहे हो, जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट इन अ पास्ट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था अभी नहीं हूं, इस तरीके से। तो जब नॉर्मली कोई आप पास्ट की बात कर रहे होंगे तो वहां पर आप आई के साथ वॉज लगाएंगे। लेकिन जब बात मेरे प्यारे साथी इमेजिनेशन की होगी, यानी आप सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं कर रहे होंगे, इमेजिनेशन, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आप जो है बर लगाएंगे। आई के साथ उस केस में आप वॉज नहीं लगा सकते, आपको बर लगाना होगा। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना होगा। अब मैं होप कर सकता हूं कि आपको कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग, अगर आपको मतलब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार की वर्ब आती है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो अब जरा मुझे एक बार बता दो देख के, क्या मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन की गड़बड़ आप समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में गड़बड़ पता है क्या है? इसमें अगर आपको एक्टिव पैसिव पहचानना आता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये चूंकि वर्ब पे थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, याद रखना, एक्टिव तब होता है जब आपका सब्जेक्ट खुद से काम कर पा रहा हो। अगर आपका सब्जेक्ट उस काम को कर सकता है तो आपकी जो वॉइस बनेगी वो एक्टिव बनेगी। और अगर आपका सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर पा रहा है, सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर पैसिव वॉइस बनेगी। अब आप जरा मुझे देखकर बताओ, क्या आपका यहां पे सब्जेक्ट ही है? फेल कौन हुआ? पैसों को अरेंज करने में फेल कौन हुआ? तो आप कहेंगे भैया जी वह, यानी पैसों को अरेंज करने का काम कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे भैया जी ये ही कर रहा था। यानी आपका जो ये सब्जेक्ट है ये यहां पर काम कर रहा था मेरे प्यारे साथी। और मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट काम कर पा रहा होगा तो वहां एक्टिव वॉइस अप्लाई करेंगे। कौन सी वॉइस अप्लाई करेंगे? एक्टिव वॉइस। तो यहां एक्टिव वॉइस अप्लाई करनी थी, बट आप नोटिस करो यहां पैसिव वॉइस अप्लाई कर रखी है। अब और क्या तरीका है अच्छा एक्टिव पैसिव को पहचानने का? तो ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि अगर एग्जामिनर ने गड़बड़ करके भी दे रखी होगी ना तब भी पता कर लोगे। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट पैसिव में लिखी हुई है या एक्टिव में लिखी हुई है, ये कैसे पहचानोगे? तो ये भी देख लो। याद रखना, जब भी बात एक्टिव की होगी तो मेरे प्यारे साथी आपको देखना होगा कोई भी वर्ब, एनी काइंड ऑफ वर्ब, यानी कोई भी वर्ब लिख के दे सकता है आपको, एनी वर्ब, कोई भी वर्ब लिख के दे सकता है। लेकिन जब बात पैसिव की होगी तो स्पेशली वहां पे एक कॉम्बिनेशन जरूर बन रहा होगा, वो होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो वो 99% केस में पैसिव वॉइस होगी। हाँ, एक केस ऐसा होता है जहां बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा भी दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। अगर वहां वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी तो वहां पैसिव वॉइस नहीं मानेंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर नॉर्मल वो वर्ब का ही काम कर रही है और बी प्लस थर्ड फॉर्म बन रहा है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर हम स्टेटमेंट देखकर पहचानना चाहते हैं कि वो पैसिव में है या एक्टिव में है, तो बस हमें इतना देखना है, अगर कोई भी वर्ब दे रखी है तो वो
आपकी एक्टिव वॉइस कहलाएगी। लेकिन अगर वर्ब में बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं होगी, फिर वो पैसिव वॉइस होगी। तो नॉर्मल सा आप मुझे देखकर बताओ, क्या यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा? ये देखो, बीन बी की फॉर्म दे रखी है और ये फेल्ड आपकी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब पैसिव वॉइस है। क्या हमें पैसिव वॉइस की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर बस ये आपको हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है केवल, आप बीन हटा दो, बात खत्म। अब ये कैसे हुआ? तो मेरे प्यारे साथी, एक्टिव से पैसिव बनाने वाले क्लास में ये बात आपको बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि ये कैसे हुआ। यहां पे प्रेजेंट आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस था, उसका पैसिव दे रखा था, हमें उसका एक्टिव चाहिए, तो बस बीन हटा दो, आंसर ठीक हो जाएगा। सिंपल है ना भाई? तो किस पार्ट में गड़बड़ है? ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में गड़बड़ है, समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड ऑन की आप लोगों के लिए, क्योंकि जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी इसमें। अब आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, करो भाई इसका आंसर भी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है बी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। अब सबसे पहले मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में क्या कोई गड़बड़ है भाई? देखकर मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है? देखो, देखिए ध्यान से, सबसे पहली आप यहां पे नोटिस ये कीजिए, घर को शिफ्ट करने का काम, यानी नए घर में शिफ्ट होने का जो काम है वो कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी ये बी कर रहा है, यानी बी इस काम को कर रहा है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो काम कर सकता है। और मैंने कहा था जब आपका सब्जेक्ट काम कर पा रहा होगा तो वहां आपको एक्टिव वॉइस अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं? अभी जस्ट पीछे बताई थी। वहां आपको कौन सी वॉइस अप्लाई करनी होगी? एक्टिव वॉइस। अब जरा ये देखकर बताओ कि भाई यहाँ पे आपको कौन सा टेंस दे रखा है? तो आप कहेंगे बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, और आपने बताया था बिल और सेल मॉडल वर्ब ऐसी होती हैं जो कि फ्यूचर के एक्शंस को दिखाती हैं। तो ये भी तो फ्यूचर में ही बोल रहे हैं कि भाई हम जो है नेक्स्ट मंथ अपना न्यू हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे, ये बोल रहा है वो। तो यहाँ पे बी शिफ्ट नहीं होगा भाई, आप बस ये बी की फॉर्म हटा दो, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर ना पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा था, बी शिफ्ट, तो ये गलत हो जाएगा। या कर रहे होंगे ऐसा भी बोल सकते हैं आप, तो बिल बी शिफ्टिंग कर सकते हो इसको। सबसे ज्यादा बेटर यही रहेगा कि हम ऐसा कर रहे होंगे, यानी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस चीज को बोलना चाह रहे हैं, वो भी फ्यूचर में, कि हम नेक्स्ट मंथ अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे होंगे। तो आप सिंपल बस इतनी बात याद रखो, मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती और ना ही कभी भी सेकंड फॉर्म आ सकती है। पीछे बताया था ना, बी की फॉर्म के बाद केवल आप कौन सी फॉर्म लगा सकते हो? या तो थर्ड फॉर्म लगा सकते हो या आईएनजी वाली लगा सकते हो। अब आप देखो, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगा सकते वो मैंने अभी बता दिया। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, और पैसिव वॉइस की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहां अपना काम कर पा रहा है। तो हमें थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, हमें आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। और जैसे ही आप यहां पे बी के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ये तुरंत फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा प्यारे साथी। तो यहां पे शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्टिंग होगा। क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। ठीक है भाई, ए पार्ट में आपका आंसर है। तो 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से जो भी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे देते हुए चल रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।